Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365 एंड आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट, यानी कि आज हम बात करेंगे भारतीय संसद की। इसमें हम जानेंगे कि भारतीय संसद क्या है, कौन कौन से संस्थान भारतीय संसद में शामिल किए जाते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों को मिलाकर भारतीय संसद कहा जाता है। सेकंड, फिर हम जानेंगे दोनों हाउसेस के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, और संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हम इन चीज को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले हम देखेंगे कि टॉपिक क्या है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल है GS365 एंड ये है हमारा टेलीग्राम पेज। ये है चैनल GS365 एंड ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। जब आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे GS365 @u, ठीक है, तो आपको वहां पे ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे जहां पे PPT और PDF अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि भारतीय संसद क्या है। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट डज द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइज, यानी कि कौन कौन सी संस्थाओं को मिलाकर भारतीय संसद कहा जाता है, हमें देखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट क्यों कहा जाता है, व्हाई इज द प्रेसिडेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो हम ये चीज देखेंगे कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है, राइट, हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की, राइट। तो हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट कि कुर्सी की पेटली बांध ली जाए, कोई उठ के नहीं जाएगा। बी अटेंटिव इन द क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी करते हुए। तो फर्स्ट टॉपिक, एज आई से कि फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि व्हाट इज द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट क्या है। तो द इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल, यानी कि यूनियन लेवल पे क्या है, सुप्रीम बॉडी है। एक सेकंड देना मेरे को। एक सेकंड। चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं ऐसे ही। सुप्रीम बॉडी है, यानी कि सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च विधायी निकाय। एट द यूनियन लेवल, यानी कि संघ लेवल पे सर्वोच्च संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, पावर्स, प्रिविलेज एंड सो ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इन आर्टिकल 79 to 122। यानी कि सबसे पहली पॉइंट हमने क्या समझा कि ये सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च विधायी संस्था है, ये हमने समझा। संस्था है, निकाय कह लो, एट द यूनियन लेवल, संघ लेवल पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये कहां पर संविधान के किस चैप्टर में मिलेगी, ये मिलेगी हमें संविधान के भाग 5 में मिलेगी। एक चीज हमने ये समझी यहां से, ठीक है। इससे रिलेटेड कंपोजिशन क्या होगा, ड्यूरेशन कितना है, ऑफिसर्स का क्या है, प्रोसीजर किस तरीके से, इसकी पावर्स क्या है, प्रिविलेज क्या है, यानी कि विशेष अधिकार क्या है संसद के, ये सब कहां मिलेंगे, इन सब से संबंधित अनुच्छेद हैं हमारे। जो अनुच्छेद मिलेंगे वो मिलेंगे 79 से 122 के बीच में। तो आप एज ए कॉन्सेप्ट ये भी समझ सकते हैं कि संसद की जब भी बात होगी तो संसद से संबंधित जो आर्टिकल रहेंगे
वो 79 से 122 तक रहेंगे। सपोज करो कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया कोई, ठीक है, क्वेश्चन आ गया जिसमें संसद से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछा गया है और ऑप्शन दे रखे हैं सीधे सीधे 144, 43, है ना, बाहर से, राइट। स्टार्टिंग के जो आर्टिकल्स हैं वो सब मोरलस सबको याद रहते हैं, लेकिन जो बाद के आर्टिकल्स हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो एग्जामिनर ने क्या किया, लास्ट के आर्टिकल डाल दिए। आपको पता है कि कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि संसद से संबंधित जो आर्टिकल्स होंगे वो 79 से 122 के बीच में होंगे। उनमें एक ऑप्शन था जो दे रखा था 80, 79 दे रखा था। तो आप क्या समझ जाएंगे कि यस दिस इज द करेक्ट। हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि संसद से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे वो कहां पढ़ेंगे, 79 से 122 तक, राइट। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइज, यानी कि भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है। तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स कंसिस्ट कर रही है, 3 पार्ट शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, एंड थर्ड क्या है, हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। यानी कि तीनों को मिलाकर क्या बनती है, हमारी संसद बनती है, जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्लियर। तो जब हम बात करते हैं कि संसद में क्या क्या शामिल किया जाता है, कौन कौन सी संस्थान, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस शामिल किए जाते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रपति का, देन हम बात करेंगे राज्यसभा, देन हम बात करेंगे लोकसभा, ठीक है। तो 2 सदन और 1 राष्ट्रपति, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है व्हाई इज द प्रेसिडेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मीनिंग में कि राष्ट्रपति को भारतीय संसद का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है, बताइए। तो संसद का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है राष्ट्रपति को, क्वेश्चन है ये। तो जब हमने बहुत डिटेल में प्रेसिडेंट साहब को किया था, राष्ट्रपति हमने किया था एज ए चैप्टर, तो हमने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था। जैसे कि हमने बात की थी कि राष्ट्रपति अगर संसद से पारित किए हुए किसी विधेयक पर सहमति ना दे तो वह अधिनियम नहीं बनेगा। यानी कि संसद बेशक कानून संसद बेशक कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, लेकिन जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलेगी तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। यानी कि नियम बनाने में राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है, राइट। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि संसद के जो सदन है, ठीक है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों को बुलाना, स्थगन करना, ठीक है, सम्मन या प्रोगे करना, दोनों समझ सकते हैं, या फिर दोनों को संबोधित करना, ठीक है। ये किसकी पावर्स है, राष्ट्रपति की पावर है। यानी कि दोनों सदनों को बुलाना, स्थगन करना या फिर संबोधित करना, ये भी अथॉरिटी किसके पास है, ये भी राष्ट्रपति के पास है। तो हम एक और चीज समझ सकते हैं कि संसद का जो प्रचलन है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रक्रिया है काम करने की उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है राष्ट्रपति की, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, हमने बात की थी कि लोकसभा का चुनाव होने के बाद, आम चुनाव हुए लोकसभा के, ठीक है, पहला सत्र बुलाया गया, ठीक है, और पहले सत्र में क्या होगा, जो प्रथम जो संबोधन होगा संसद का वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। हर पहला सत्र होगा और ये हर साल का प्रोसेस होता है। यानी कि पहले साल जैसे चुनाव हुआ और फर्स्ट सेशन होगा, उसको संबोधन कौन करेगा, उसको संबोधन करेंगे राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट सेशन आएगा नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट सेशन होगा, उसे भी राष्ट्रपति ही संबोधित करेंगे।
तो जब हम देख रहे हैं कि कार्य की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, राष्ट्रपति से हो रही है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति विधि बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, जो संसद का जो नॉर्मल काम करने का तरीका है, काम करने का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें भी क्या है, संसद, उसमें भी राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एक शक्ति और के रूप में समझ सकते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, हम सब पढ़ चुके हैं आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राइट। तो अध्यादेश क्या होता है, जब सत्र नहीं चल रहा होता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है उस समय पे अगर कोई ऐसा विषय हो जहां पे तत्काल नियम बनाने की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए नियम के बराबर ही होती है, राइट। तो हमने एक चीज और समझे इस पॉइंट से कि राष्ट्रपति विधि निर्माण भी कर सकता है, यानी कि नियम भी बना सकता है। हालांकि वो जो भी काम कर रहा है वो मंत्री परिषद की सलाह पर किए जाते हैं, राइट। यहां पे ये लिखा हुआ है, विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट बिल दैट हैज बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी एनेक्टेड बाय लॉ, यानी कि दोनों सदनों से पास हो गया पर अधिनियम नहीं बन पाएगा। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोगेट द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी समन कर सकता है, प्रोगे कर सकता है, यानी कि स्थगित कर सकता है, बुला सकता है, संबोधन भी कर सकता है, संबोधन है, यस, एड्रेस टू द बोथ हाउसेस। द पार्लियामेंट the president address the parliament at the commencement of the first session after each general election, यानी कि हर जनरल इलेक्शन के साथ के बाद फर्स्ट बैठक जो होगी उसको संबोधित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल का फर्स्ट सेशन जो होगा उसको संबोधन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये ऑर्डिनेंस वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। कौन होता है द्विसदनीय व्यवस्था, विधायिका, यानी कि विधायिका को दो सदनों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कौन सा है हमारे पास, नंबर 1 है हमारा काउंसिल ऑफ द स्टेट, जिसे हम बोल रहे हैं राज्यसभा। दूसरा कौन सा है हमारे पास, लोकसभा, यानी कि हमारे पास दो सदन है, दो सदनों में जिसे बोल रहे हैं द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट है हमारा राज्यसभा, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है हमारा लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यसभा को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जबकि लोकसभा को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब हम इन दोनों सदनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले बेसिक जानकारी, इनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इनका सदस्य बनने के लिए, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या अर्हता यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरा, फिर देखेंगे किन किन आधार पर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। राइट, तो स्टार्ट करेंगे लोकसभा के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की कंपोजिशन की। कंपोजिशन यानी कि संगठन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम सीट होती, आर्टिकल 81 कह रहा है कि मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए, 550, जो हम डिवाइड कर सकते हैं दो प्रकार की सीटों में, 530 और 20। राइट, क्लियर है। तो 530 सीट जो है ये आएंगी हमारी स्टेट से, यानी कि राज्यों से आएंगी, राज्यों से आएंगी। वहीं अगर हम बात करें 20 सीटों की, ये आएंगी हमारी यूटी से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सिंपल। ये है आर्टिकल हमारा 81 के अकॉर्डिंग, 81 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि 104वें संविधान संशोधन से पहले अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हुआ करती थी, जिसमें 2 सीटों का रिजर्वेशन हुआ करता था एंग्लो इंडियंस के लिए, जो अब हटा दिया गया है।
104वें संविधान संशोधन के द्वारा, राइट। तो मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। 530 स्टेट से आएंगी और 20 यूटी से आएंगी, राइट। और ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है, पहले पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 81 क्या कह रहा है? टोटल मेंबर्स टू बी नॉट मोर देन 550, यानी 550 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 530 बी चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट्स। 20 टू बी चूजन इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, राइट। यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेशन से आएंगे 20। तो जहां पे अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, जहां पे चुनाव हो रहे हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इन पे क्या हो रहा है? बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन यानी इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा सदस्यों को चुना जा रहा है, ठीक है, राइट। इसी तरीके से क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव है, इसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों में और प्रदेशों में भी क्या होता है? चुनाव किया जाता है। जैसे कि और स्टेट हो गए, वहां पे भी चुनाव होंगे, सीट का डिवाइडेशन होगा और अपने रिप्रेजेंटेटिव संसद में भेजेंगे, यानी कि लोकसभा की हम बात कर रहे हैं अभी स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 104 में द्वारा अमेंडमेंट एक्ट रिमूव बाय द रिजर्वेशन फॉर द 2 सीट्स, किसके लिए थे? फॉर द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लिए थी, राइट। चलो नेक्स्ट हमारा है ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन। तो हम जब बात करेंगे ड्यूरेशन यानी कि अवधि, और विघटन। लोकसभा जब हम बात करते हैं, लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निचला सदन, ठीक है। एक मिनट, हाँ सही है, निचला सदन, निचला या निम्न सदन, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका विघटन किया जा सकता है, यानी इसका विघटन होगा। विघटन होगा तो क्या होगा? ये अस्थायी सदन होगा। सिंपल, आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको याद करना आसान होगा, रटना नहीं पड़ेगा। सिंपल, यानी कि इसका विघटन हो सकता है, हर 5 साल पे होगा, हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा जब विघटन होगा तो क्या होगा? ये अस्थायी सदन हो जाएगा, निम्न सदन बोला जाता है और इसको अस्थायी सदन बोला जाता है, राइट। अब अवधि की बात करें तो आर्टिकल 83 कहता है द लोकसभा शैल कंटिन्यू फॉर द 5 ईयर्स, यानी कि लोकसभा 5 साल के लिए कंटिन्यू होगी फॉर द फर्स्ट डेट फ्रॉम द फर्स्ट डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, यानी कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष तक जारी रहेगी। यानी कि एक बार अगर आप चुनाव हुआ और आपकी फर्स्ट मीटिंग की डेट हो गई फिक्स, इस डेट से क्या है? चुनाव, आपकी सरकार स्टार्ट हो गई, यानी कि आप चुन के आए और फर्स्ट डेट आपका ये है, फर्स्ट सेशन आपने यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वहां से लगाकर 5 साल। सपोज करो डेट हमारी होगी 26 मार्च, तो फर्स्ट सेशन की डेट ये है सॉरी, फर्स्ट सेशन की डेट मार्च है, तो यहां से 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 26 मार्च 2025, यहां से क्या हो गया? आगे के 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगी, यानी कि 26 मार्च और 2030। समझ में आ गए? नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एवर व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी इज ऑपरेशन द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर, यानी कि अगर नॉर्मल, ये क्या होगा? साधारण सिचुएशन होगी, नॉर्मल सिचुएशन होगी, जिसमें क्या हो रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल हो गया, राइट। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए, सॉरी 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, राइट। यानी कि क्या हो गया? नॉर्मल सिचुएशन में यानी कि साधारण परिस्थिति जब आएगी तो क्या है? 5 ईयर का कार्यकाल है, 10 ईयर हो गया 5 ईयर का। बट अगर क्या है, नेक्स्ट कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी हो गया, तो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने की अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है।
द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर मे डिसॉल्व इट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल 3 तो ये कह रहा है, आर्टिकल 83 ये कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, ठीक है, यानी एक बार अपॉइंट हो गए, एक बार डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गई, वहां से 5 साल तक चलेगा। क्या उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है लोकसभा को? तो आंसर है यस, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। मैं लिख देता हूं ये चीज। पांच साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर, और करेंगे कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर? तो यहां से इस स्लाइड से हमें किस चीज की पता चली? फर्स्ट, कि आर्टिकल 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। दूसरा, लोकसभा निम्न सदन होता है, निचला सदन होता है, विघटन हो सकता है, इसलिए क्या हो गया? अस्थायी सदन होता है। दूसरा, नॉर्मल सिचुएशन में कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट उस कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। दूसरा, क्या 5 साल से पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है? तो जी यस, 5 साल से पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर प्रधानमंत्री ये सलाह दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे। भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा लोकसभा की योग्यताएं, लोकसभा से संबंधित योग्यताएं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, यानी कि अर्हता हम बात कर रहे थे, अर्हता अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जब हम योग्यताओं की बात करते हैं तो योग्यता हम दो तरीके समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास है संविधान के अनुसार, एक है हमारे पास आरपीए एक्ट के अनुसार, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। तो जब हम बात करेंगे योग्यताओं की, तो हम 2 प्रकार की योग्यताओं की बात करेंगे। पहला संविधान के अनुसार, दूसरा आरपीए एक्ट के अनुसार। तो हम बहुत क्लियर तरीके से रहेंगे कि कौन सी योग्यता आरपीए एक्ट के अनुसार है और कौन सी योग्यता संविधान के अनुसार है। तो आर्टिकल 84 कहता है ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आप पहले भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? शुड नॉट लेस देन 25 ईयर्स, यानी कि कम से कम 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 25 वर्ष होने चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की उम्र। तो ये 2 जो योग्यताएं हैं ये हमारे दी हुई हैं संविधान में। कहां पे दी हुई है? संविधान में। और आर्टिकल है हमारा 84, राइट, 84। अब हम बात करते हैं आरपीए एक्ट के आधार। आरपीए एक्ट क्या कहता है? आरपीए एक्ट कह रहा है ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, यानी कि उन्हें भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में, यानी कि वोटर के रूप में क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति उम्मीदवारी के लिए आ रहा है, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाह रहा है, उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, उनके लिए क्या है कि वो एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए भारत में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट से चुनाव लड़ रहे हैं उस स्टेट से ही हो, कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी निर्वाचित क्षेत्र से हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई किसके आधार पर? आरपीए एक्ट के आधार पर। दूसरा क्या है? मस्ट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब टू कॉन्टेस्ट ए रिजर्व सीट, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो
कोई सीट है, सब ऐसे समझो, कोई सीट है जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। देखा होगा आपने ग्राम प्रधान में कि अब की बार सीट किसको है, एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई है, तो कैंडिडेट कौन होगा, एससी या एसटी से ही होगा। तो वो कहां दिया हुआ है, वो दिया हुआ आरपीए एक्ट में। वो चीज यहां पे लागू हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सीट एससी या एसटी के लिए रिजर्व है, तो उस सीट से लड़ने वाला उम्मीदवार भी एससी या एसटी से संबंधित होना चाहिए। राइट, सिंपल। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे राज्यसभा को लेकर कि राज्यसभा क्या कहती है। ठीक है, सो जिस तरीके से हमने लोकसभा को देखा था, लोकसभा से संबंधित संगठन, ठीक है, फिर योग्यताओं के बारे में बात की, इसी तरीके से अब हम राज्यसभा को भी देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे राज्यसभा में संगठन के बारे में, यानी कंपोजिशन की हम बात करेंगे, संगठन के रूप में क्या है। तो राज्यसभा कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 250 नंबर, यानी ये कितने हो गए, अधिकतम संख्या कितनी होगी, 250 हो सकती है। एट प्रेजेंट 245 है, ठीक है, राइट। अभी क्या हो सकता है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। फॉर ऑफ होम 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, देखो दो वर्ड है, इलेक्टेड और इनडायरेक्टली, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल समझ सकते हैं, 250 मेंबर है टोटल, जो मैक्सिमम नंबर है 250, वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, 238 और 12 हो गए 250। तो 238 है ये स्टेट और यूटी, ठीक है, ये होंगे इलेक्ट, इलेक्ट यानी कि इनका होगा चुनाव, चुनाव के माध्यम से। चुनाव कैसा होगा, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, ये 12 जो है इनको किया जाएगा नॉमिनेटेड, नॉमिनेट मतलब मनोनीत। अब मनोनीत कौन करेगा, मनोनीत करेंगे जी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब। ऑन द ग्राउंड कि उन्होंने कोई कला साहित्य, है ना, समाज में कुछ अच्छा योगदान दिया हो, उस आधार पर 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। 238 सदस्य हैं, उनको चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। हालांकि जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन 4th शेड्यूल एड्रेस हाउ द सीट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर असाइंड सीट इन द राज्यसभा। हमने बात की थी, जब हम शेड्यूल्स पढ़ रहे थे, 4th शेड्यूल की हमने बात की थी कि 4th शेड्यूल बात करता है कि किस तरीके से राज्यसभा की सीटों का वितरण होगा, विभाजन होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सीटों का विभाजन जो होता है वो संविधान की 4थी अनुसूची के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेशन एंड रिजोल्यूशन। ड्यूरेशन एंड रिजोल्यूशन, यहां पे भी हम सेम तरीके से देखेंगे, आरबीए एक्ट के आधार पर या हम देखेंगे संविधान के आधार पर, ठीक है। दो तरीके से क्या हो रहा है, जिस तरीके से हमने लोकसभा के लिए देखा था कि संविधान के आधार पर और लोकसभा के, सॉरी, आरपीए एक्ट के आधार पर, ठीक है। सो 83(1) कहता है राज्यसभा शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, शैल नॉट का प्रयोग हुआ है, और सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन यानी कि विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं, यानी कि राज्यसभा विघटन होने का सब्जेक्ट नहीं है, डिसोल्यूशन होने का सब्जेक्ट नहीं है, राज्यसभा विघटन नहीं होगी, ठीक है। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है,
परमानेंट हाउस है, अपर हाउस बोला जाता है, यानी कि स्थायी सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि क्या अगर देखो अगर डिसॉल्व नहीं हो रही है तो ऐसा होगा कि कोई सदस्य एक बार अगर मेंबर बन गया है तो वो परमानेंट उस सीट पर रहेगा, इसका मतलब ये क्या नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, देखो 1/3 ऑफ द मेंबर्स शैल रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, यानी कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे क्या होंगे, रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त। ठीक है, यानी कि हर 2 साल पर क्या होंगे, रिटायर होंगे। क्लियर। सो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि हर 6 साल में, 6 साल में राज्यसभा क्या हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी, राज्यसभा रिन्यू हो जाएगी। 6 साल में राज्यसभा क्या होगी, रिन्यू हो जाएगी। क्लियर, ख्याल समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया कि क्या है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, अपर हाउस बोला जाता है, यानी कि स्थायी सदन, उच्च सदन हो गया, विघटन नहीं होता है। तो क्या होता है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और इसी तरीके से हम समझ पाते हैं कि 6 साल में राज्यसभा क्या होती है, रिन्यू हो जाती है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल के आधार पर ड्यूरेशन की बात की गई है आरपीए एक्ट में। ठीक है, कि राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होगा, राज्यसभा के सदस्य का ड्यूरेशन क्या होगा, यह दिया हुआ है कहां पे, आरपीए एक्ट में। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर, ठीक है, ऑफ ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। ठीक है, और ये कहां से निकला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यहां से निकला है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, वो 6 साल का होगा। राइट, ये कहां दिया हुआ है, ये आरपीए में दिया हुआ, ये संविधान में दिया हुआ नहीं है। तो बहुत क्लियर तरीके से समझना कौन सी चीज संविधान में दी हुई है और कौन सी चीज संविधान में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो संविधान में दिया हुआ 83 विघटन नहीं हो सकता है, और 1/3 हर 2 साल में रिटायर होंगे, ये 2 चीज दी हुई है संविधान में। आरपी एक्ट में दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा के सदस्य की क्या योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स यानी कि अर्हता या योग्यता। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने राज्यसभा की योग्यता देखी थी, कैसे, संविधान के आधार पर, दूसरा रिप्रेजेंटेशन एक्ट के आधार पर, यानी आरपीए एक्ट के आधार पर देखी थी, और संविधान के आधार पर हमने देखी थी। इसी तरीके से हम राज्यसभा की सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं उनको भी ऐसे ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 84 बात करता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत की आप सर्वोच्च संस्था में सदस्य बनने जा रहे हैं, तो ये तो बेसिक हो गया ना कि भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा क्या है, शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स, यानी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की एज होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। ठीक है, जब हम लोकसभा की बात कर रहे थे तो सेम था, भारत का नागरिक होना चाहिए था, और एज कितनी थी 25। कंपेयर भी करते चलेंगे तो आपको क्लियर होता चलेगा बहुत सारी चीजें कि हाँ मेरे को रिकॉल हो रही है। आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आरपीए एक्ट में क्या दिया हुआ है, कौन सी योग्यता दी हुई है। तो एनी पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टोरल
फॉर ए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से एक इलेक्टोरल के रूप में वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, हमने पहले बात की थी लोकसभा में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, यहां पे क्या है, इलेक्टोरल के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर? सो यहां तक हमने कवर किया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने कवर किया। फर्स्ट टॉपिक हमारा था प्रेसिडेंट, फर्स्ट हमने कवर किया था संसद क्या होती है, नंबर 1। संसद में क्या क्या शामिल किया होता है, नंबर 2। क्या जो पार्लियामेंट है उसका अभिन्न अंग क्यों होता है राष्ट्रपति, ये हमने कवर किया। फिर हमने बाइकैमरियल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था को समझा, उसमें डिसाइड किया हमने लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ने का। फिर हम पढ़ा हमने लोकसभा को, लोकसभा में बेसिक इंफॉर्मेशन जानी, उनकी सदस्य बनने की योग्यता को हमने जाना। फिर हमने जाना राज्यसभा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एंड अभी हमने बात की है राज्यसभा के सदस्य बनने की बात की है, और हमने बात की है लोकसभा और राज्यसभा के जो अवधि और डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, और किसका डिसोल्यूशन होता है किसका नहीं। तो यहां तक हमने बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ लोकसभा और राज्यसभा को कवर किया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि डिस्क्वालीफाई का निरस्त करना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अयोग्यताओं के रूप में। ठीक है, कैसे अयोग्य हो सकता है कोई व्यक्ति सदस्य बनने के बाद। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन हमारा, नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि अयोग्यताएं। अब हम बात करेंगे अयोग्यताओं को लेकर। जब हम बात कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन 3 प्रकार का होता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो, दूसरा आरपी एक्ट हो गया उसमें दी हुई है चीजें, वो पढ़ेंगे, और थर्ड हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसूची 10, राइट। तो जब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन को हम चर्चा करेंगे। सो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, संविधान के अनुसार जो क्लॉज है वो क्या कहते हैं और कहां दिया हुआ है अयोग्यताओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 102, ए पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर। आर्टिकल 102 कहता है कि एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कब कब हो सकता है, होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले तो क्या हो सकता है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लाभ का पद क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई जॉब कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस में किसी में जॉब कर रहे हैं, या फिर अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ, यानी कि संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऑफिस है जिसको घोषित किया हुआ है कि आप यहाँ पे जब मेंबर हैं तो यहाँ जॉब नहीं कर सकते हैं या इसमें अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, यानी बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आप लाभ के पद पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी लाभ के पद पर काम करेंगे तो आपकी संसद की सदस्यता चली जाएगी, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि सक्षम न्यायालय के द्वारा अगर आपको दिमागी रूप से कमजोर घोषित कर दिया गया है तो भी आपकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो भी आपकी सदस्यता चली जाती है, सिंपल। तो ये बहुत सारी जो 3-4 चीजें हैं कि आप लाभ का पद नहीं ले सकते हैं, ठीक है, आप सक्षम न्यायालय द्वारा आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि आप दिमागी रूप से सक्षम नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, एज ए सांसद, तो आपको सदस्यता चली जाती है। नेक्स्ट आप इंसॉल्वेंट हैं, आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया तो भी आपकी सदस्यता चली जाती है। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्वालीफाइड अंडर द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जो चीज अभी दी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन ये एक ओपन चेक हो गया संसद के लिए कि संसद कोई कानून द्वारा ये घोषित कर सकती है कि इस कानून के अनुसार भी क्या हो सकता है, सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये क्लॉज कहां पे दिया हुआ है, ये वाला क्लॉज दिया गया है आर्टिकल 102 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 102 का सेकंड,
ये है आर्टिकल 102 धारा 1, ये है आर्टिकल 102 धारा 2। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सो ही सो डिस्क्वालिफाइड इन द 10th शेड्यूल। यानी कि जो हम बात कर रहे थे एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल की हम बात कर रहे थे, वो कहां से सोर्स लेता है, अथॉरिटी उसे कहां से मिलती है, पावर कहां से मिलती है, वो पावर मिलती है उसको आर्टिकल 102 की धारा 2 से, जो कहती है कि 10th शेड्यूल में 10वीं अनुसूची में दिए गए 10वीं अनुसूची के आधार पर भी सदस्यों को क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जो कहां पे दिया हुआ है, आर्टिकल 102 की धारा 2 में। नेक्स्ट हम करेंगे आरपीए एक्ट 1951 के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि आरपी एक्ट के आधार पर, रिप्रेजेंटेशन एक्ट के आधार पर किस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिस, यानी आप पर क्या हुआ, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजमेंट फॉर 2 and more year, ध्यान रखना 2 and more year, however the detention under the preventive detention law नॉट डिस्क्वालिफिकेशन। इस पॉइंट को समझो, इसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट, कि आप किसी अपराध में लिप्त थे और आपको 2 साल या उससे अधिक की सजा हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्रिवेंट किया गया है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉलोइंग एंड सबमिट एन अकाउंट इलेक्शन एक्सपेंस विद इन द रिक्वायर्ड टाइम। एक सिंपल है कि दिए गए समय के भीतर आपने चुनाव खर्चों का ब्यौरा नहीं दिया है तो क्या होगा, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है ए पर्सन हैज एन इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एंड सर्विस। अगर किसी सदस्य का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सरकारी कार्य हो गए या फिर कोई सर्विस हो गई, उनमें उनका इंटरेस्ट है ना, तो क्या होगा, ये क्या है, एक सदस्य के रूप में आपकी जो कॉम्पिटेंस है, जो आपकी क्षमता है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसलिए अगर आपकी ऐसी चाहना होती है तो आपको क्या कर देंगे, आपको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका इंटरेस्ट इन चीजों में है, राइट। नेक्स्ट हमारा द डायरेक्टर मैनेजिंग एजेंट और होल्ड द ऑफिस, डायरेक्टर मैनेजिंग एजेंट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे भी, ऑफ इन ए कॉर्पोरेशन इन विच द गवर्नमेंट ओन्स एट लीस्ट 25% शेयर, यानी कि ऐसी कोई कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां पर सरकार का 25% हिस्सेदारी है और वहां पे आप मैनेजिंग एजेंट या कुछ भी काम कर रहे हैं, लाभ का पद आपको वहां पे मिला हुआ है, आप वहां सैलरी ले रहे हैं, तो भी आपकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है, संसद की, राइट। नेक्स्ट हमारा है ए पर्सन हैज बीन डिसमिस्ड फॉर द गवर्नमेंट सर्विस फॉर द करप्शन एंड डिसलॉयल्टी, यानी कि बताइए डिसलॉयल्टी या फिर करप्शन के बेस पे भी आपको क्या कर सकते हैं, आपकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। ए पर्सन हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन एंड डिसलॉयल्टी, 2 क्लॉज हैं, करप्शन एंड डिसलॉयल्टी के आधार पर भी आपकी सदस्यता जा सकती है, राइट। नेक्स्ट हमारा है द कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और द डिफरेंस ऑफेंस ऑफ ब्रेवरी, यानी कि विभिन्न समूह से, विभिन्न रिश्वतखोरों से आपने क्या ले लिया, पैसे ले लिए और आपने जो आपका काम था वो नहीं किया, आपने क्या किया, आपने उस चीजों को जो दुश्मनी थी कुछ भी कह लो उसको क्या कर दिया, बढ़ावा दिया, तो भी आपकी सदस्यता जा सकती है। मतलब कितना छोटा सा चीज है, अगर वो सही तरीके से लागू किया जाए ना तो आधे से ज्यादा सदस्य डिस्क्वालीफाई ही रहे, है ना, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती कैन रिजल्ट इन द डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि अछूत, दहेज, सती प्रथा जैसी व्यवस्थाओं में अगर आप संलिप्त होते हैं तो भी आपका ग्राउंड बन जाता है किसका, कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के आधार पर। हमने इसमें क्या समझा कि आप पहले तो आपको 2 या 2 से अधिक की सजा हो रही है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अकॉर्डिंग आपको अगर हिरासत में रखा गया है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने ब्यौरा नहीं दिया है
चुनाव का, तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद अगर धारण करते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सिंपल। अगर आप करप्शन या डिसलॉयल्टी में संलिप्त होते हैं तो भी आपका क्या है, आपकी सीट आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सिंपल। अगर आप क्या कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, इन सब चीजों को अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको ग्राउंड बन जाता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि सदस्यों को डिस्क्वालीफाई तो कर दिया, ठीक है, लेकिन निर्णय किसका होगा? क्या कोई अपील कर सकते हैं? क्या कुछ किया जा सकता है? ठीक है। सो इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज वेदर ए मेंबर हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन, द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल। यानी कि प्रेसिडेंट साहब करेंगे और उनका डिसीजन अंतिम होगा। आप कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अपील करके, ठीक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय देख सकता है ऑन द बेसिस कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है कोई चीज है, या पहले से फिक्स तो नहीं है, ठीक है। यानी कि चीजों का गलत यूज तो नहीं किया गया है, सही तरीके से हुआ है नहीं, बस वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग सच ओपिनियन। यानी कि जब राष्ट्रपति किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो किस पर करेंगे? ऑन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यानी कि पहले देखो, अयोग्य घोषित कौन कर रहा है? अयोग्य घोषित करेंगे राष्ट्रपति, सलाह पर। किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर। और ये क्या है? ये सलाह बाध्यकारी है, ठीक है, और इनका फैसला अंतिम है। अंतिम है, ठीक है। ये क्लियर है यहां तक? तो ये जब संविधान के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो वहां पे आप समझ सकते हैं कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, जिस तरीके से दिख रही है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। हमें दो डिस्क्वालिफिकेशन देखे, फर्स्ट संविधान के आधार पर, दूसरा आरपी एक्ट के आधार पर। और डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा? इनको दोनों को, इनको करेंगे राष्ट्रपति साहब। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून के आधार पर क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य करना किसी सदस्य को, ठीक है। अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 ए पर्सन कैन डिस्क्वालिफाइड इफ, यानी कि एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन कौन से, क्या क्या करते हैं वो? वॉलंटरली गिव अप मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि स्वेच्छा से अगर कोई भी सदस्य राजनीतिक पार्टी छोड़ दे तो क्या होगा? उसकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम द वोटिंग, वोट्स एंड एब्सटेन्स फ्रॉम द वोटिंग इन सच हाउसेस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा पॉइंट क्या है? सपोज करो कोई बिल था जिस पर पार्टी ने विप जारी किया कि आपको इस बिल के अगेंस्ट वोटिंग देनी है, लेकिन आपने क्या कर दिया? विप के अगेंस्ट ही वोटिंग कर दी, तो भी आपकी सदस्यता चली जाएगी। इसके अकॉर्डिंग, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। एन इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर्स जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब आप मान लो पहले तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी अच्छी थी, आप इंडिपेंडेंट खड़े हुए उम्मीदवार के रूप में और आप चुनाव जीत गए, और आप चाह रहे हैं कि आप किसी पार्टी का हिस्सा बन जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी सदस्यता चली जाएगी। हम बात कर रहे हैं सदस्यों की, दोनों सदनों की सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन की, ठीक है, दोनों सदनों की। ये जो लिख रहे हैं ये दोनों सदनों पर लागू होते हैं, यानी कि लोकसभा के लिए भी सेम है और राज्यसभा के लिए भी सेम है। ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस join any political party after expiry of 6 months from the date and which take his seat, ठीक है। ये महान है उससे भी, ठीक है। एक नॉमिनेटेड मेंबर था, उनको नॉमिनेट किया गया,
ठीक है। 6 महीने खत्म होने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 6 महीने तक आप बिना इलेक्शन के भी सदस्य बन सकते हैं। हालांकि आपको विद इन 6 मंथ कहीं से कोई सीट पर आपको जीत के आना है ताकि आप किसी सदस्यता बनी रहे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपकी सदस्यता चली जाती है, इसलिए 6 मंथ का टाइम दिया गया है। और इसलिए यहाँ पे 6 मंथ लिखा भी हुआ है कि 6 मंथ के बाद अगर आप जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो आपकी सीट क्या होगी, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब फिर वही है कि अगर डिस्क्वालीफाई किया गया तो अगर क्वेश्चन हुआ कि कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, पहली बात एंटी डिफेक्शन लॉ के, तो दल बदल कानून के आधार पर होने वाली अयोग्यताएं लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा किया जाता है। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। तो शैल बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द लोकसभा, ठीक है। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है वो लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वैकेंट ऑफ सीट, यानी कि जो सीट्स हैं वो कैसे खाली हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि अभी तो हमने बात की डिस्क्वालीफाई से, ठीक है। और भी क्या ग्राउंड हो सकते हैं जिनके आधार पर सीटें खाली हो सकती हैं। तो फर्स्ट है ड्यूअल मेंबरशिप, यानी कि डबल आपको मेंबरशिप मिल गई अंडर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ द 1951 से लिया गया ये आरपीए। आपको 2 सदस्यों से 2 हाउसेस से सदस्यता मिल गई तो आपको एक छोड़नी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, सीट रिक्त हो जाएगी, ठीक है। इफ इलेक्टेड टू द बोथ हाउसेस, यदि आप दोनों हाउसेस से इलेक्ट हो गए हैं तो क्या होगा, इंटीमेट द चॉइस विद इन 10 days और एल्स द राज्यसभा फॉल्स वैकेंट। सपोज करो आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आप जीत गए, राइट, दोनों सीट मिल गई, तो आपको 10 दिन के भीतर बताना होगा कि आप किस सीट पर रहना चाहते हैं, किस सीट से आप इस्तीफा देना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी ऑटोमेटिक, सिंपल। चलो नेक्स्ट हमारा है इफ ए सिटिंग मेंबर इज इलेक्टेड टू द अदर हाउस, सीट इन द फर्स्ट हाउस फॉल्स वैकेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि आप पहले से ही एक सदन में सदस्य हैं, लेकिन अब आप दूसरे सदन के सदस्य भी बन गए, चुनाव जीत गए, तो क्या होगा, पहले वाला जो है उससे आपकी सीट रिक्त हो जाएगी। सपोज करो आप पहले लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, चुनाव हुआ, आप अब राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। जैसे ही आप राज्यसभा के मेंबर बनेंगे तो क्या होगा, लोकसभा की सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वैकेट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप राज्यसभा में पहले से मेंबर हैं और आप लोकसभा के मेंबर बनते हैं बाद में, तो राज्यसभा की सीट वैकेट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। एक सिंपल मीनिंग ये है। नेक्स्ट हमारा है इफ इलेक्टेड टू सीट बोथ द सीट बिकम वैकेंट इफ नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर 1। नेक्स्ट क्या है, आप मान लो 2 सीटों से लड़ जाते हैं चुनाव, सुरक्षा के लिए जनता का पैसा खर्च हो तो होने दो, लेकिन हम क्या है, हम अपनी सीट से लड़ेंगे, एक सीट और से लड़ेंगे ताकि कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठ जाए और हम संसद का हिस्सा बने रहे। ऐसा अक्सर होता है, नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप सपोज वो मेंबर दोनों सीटों से जीत जाता है, तो अगर आप दोनों में से एक का चयन नहीं करेंगे तो दोनों सीटें क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। ये पॉइंट ये कह रहा है। नेक्स्ट है इफ ए पर्सन बिकम्स बोथ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द सीट इन पार्लियामेंट बिकम वैकेंट इफ नॉट रिजाइन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 days। यानी कि अब क्या हुआ कि जो सदस्य है वो पहले विधानसभा का भी सदस्य था, यानी कि स्टेट असेंबली का भी सदस्य है, और अब वो साथ में पार्लियामेंट का भी सदस्य बन गए हैं, ठीक है। तो द सीट इन पार्लियामेंट बिकम वैकेंट, यानी कि पार्लियामेंट वाली सीट खाली हो जाएगी अगर आपने विद इन 40 days इस्तीफा नहीं दिया।
दोबारा समझ लो कि सपोज करो एक व्यक्ति है जो स्टेट असेंबली में पहले से ही सदस्य हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, चुनाव हुए और वो संसद का भी सदस्य बन गए। इस सिचुएशन में अगर उन्होंने विद इन 40 डेज स्टेट असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद से सदस्य नहीं इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा, संसद वाली सीट खाली हो जाएगी बाबूजी, पार्लियामेंट बिकम वैकेंट। क्लियर? हाँ, तो ये था हमारा रीजन। और भी हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन, हम पढ़ चुके हैं तीनों प्रकार डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, तीनों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिजाइन, अगर कोई मेंबर रिजाइन कर देता तो भी क्या होगी, सीट रिक्त हो जाएगी, सिंपल है। एक है एब्सेंस, इफ द एब्सेंट ऑफ फॉर द मीटिंग 60 डेज विदाउट परमिशन ऑन द सीट फॉल वैकेंट, यानी कि राज्यसभा में क्या है, कोई व्यक्ति है सदन में, कोई व्यक्ति है, दोनों सदनों की, मैं फिर से बता दूं ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो जहां स्पेसिफिक कोई चीज होगी तो हेडिंग पे लिखा होगा कि ये लोकसभा के लिए है और वो राज्यसभा के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहता है बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के या बिना प्रायर सूचना के, तो उनकी सीट क्या होगी, रिक्त हो जाएगी। अदर रीजन क्या हो सकते हैं, इलेक्शन क्या है, शून्य घोषित कर दिया कोर्ट के द्वारा, एक्सपेल बाय दी लोकसभा, किस सदस्य को क्या कर दिया, सदस्यों ने ही क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, ठीक है, सदन ने, सॉरी सदन द्वारा निष्कासित, सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। इफ इलेक्टेड ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो गया है, अब इलेक्ट हो गया है, तो उसकी सीट क्या होगी, रिक्त हो जाएगी। इसी तरीके से जब कोई सदस्य गवर्नर के रूप में रिक्त किया, अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट बोलेंगे बेसिकली, इलेक्ट किया जाता है, तो क्या होगा, उनकी सीट भी रिक्त हो जाएगी। राइट, अब हम बात करेंगे चेयरमैन की। हम पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, जो सदनों की अध्यक्षता करेगा उसे बोलेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी कि अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, राइट। उसी तरीके से राज्यसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सभापति यानी कि चेयरमैन, ठीक है, वहां सभापति बोलते हैं और लोकसभा में बोलते हैं अध्यक्ष। उसी तरीके से वाइस चेयरमैन को बोलते हैं उपाध्यक्ष और राज्यसभा में बोला जाता है वाइस चेयरमैन को उपसभापति, राइट। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बहुत बेसिक जो लोकसभा से जुड़ी हुई हैं या राज्यसभा से जुड़ी हुई हैं उनको समझेंगे। बाद में इन दोनों की शक्तियों के रूप में पावर्स, शक्तियां, है ना, राइट, योग्यताएं, है ना, और कुछ और डिटेल के साथ दूसरा लेक्चर हम लाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये मत सोचना कि बहुत सी छूट गई हैं, वो जानबूझ के छोड़ी गई है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो एडअप किया जाए। तो आर्टिकल 93 क्या कहता है, लोकसभा शैल चूज द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यानी लोकसभा क्या करेगी, चूज करेगी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। बहुत ही सिंपल पॉइंट था कि लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चयन करेगी। इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिकम वैकेंट, द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर ऑफ द सेम, यानी कि अगर दोनों में से दोनों चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं तो लोकसभा क्या करेगी, एक व्यक्ति और चुन लेगी जो क्या करेंगे, उनके अनुपस्थिति में मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। स्पीकर क्या होता है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इन द इज स्पीकर, ही रिमेन्स द ऑफिस इवन आफ्टर द लोकसभा इज डिसॉल्व टिल द नेक्स्ट हाउस इलेक्ट ए न्यू स्पीकर। देखो नेक्स्ट पॉइंट समझो, स्पीकर क्या होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, समझ के देखो। जब लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है सब इस्तीफा देते हैं, राइट, लेकिन लोकसभा स्पीकर इस्तीफा नहीं देता है तब तक जब तक कि नई वाली लोकसभा, न्यू लोकसभा चुन करके ना आए और वो अपना
स्पीकर ना चुन लें तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट डिप्टी स्पीकर, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड द ओवर मीटिंग, यानी कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष क्या करता है, मीटिंग को कंटिन्यू करता है। आर्टिकल 94 क्या कह रहा है, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस। यानी कि आर्टिकल 94 क्या कर रहा है, आर्टिकल 94 बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन की, किसकी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को साधारण बहुमत से, है ना, जो उसमें उपस्थित है उन सदस्य उनकी वोटों के आधार पर ही क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से, राइट। सिंपल मेजोरिटी यानी कि आधे से अधिक, ठीक, उपस्थित सदस्यों की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, एक पैनल का गठन किया जाता है, पैनल का चयन किया जाता है जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अंडर द रूल ऑफ लोकसभा। लोकसभा की रूल बुक के अकॉर्डिंग ए पैनल ऑफ अप टू 10 मेंबर्स, 10 चेयरपर्सन होते हैं सारे, इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स। इफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज एब्सेंट, एनी ऑफ दीज चेयरपर्सन्स कैन प्रिजाइड ओवर द हाउस एंड हैव द सेम पावर एज द स्पीकर ऑफ एंड व्हेन सो। समझो, जो भी हम बात कर रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में एक पर्सन क्या करेगा, मीटिंग को प्रिजाइड करेगा। तो उस मीटिंग को प्रिजाइड करने जो न्यू पर्सन आएगा उसके लिए एक पैनल बनाया जाता है 10 व्यक्तियों का। उन 10 में से कोई एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में मीटिंग को प्रिजाइड करता है, राइट, यानी मीटिंग की अध्यक्षता करता है। और जब वो व्यक्ति मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, प्रिसाइड करेगा, तो वो सभी शक्तियां एंजॉय करेगा जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। ही होल्ड द ऑफिस अंटिल ए न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। इन द एब्सेंस ऑफ मेंबर ऑफ द पैनल, द हाउस कैन सेलेक्ट अनदर पर्सन टू एक्ट एज द स्पीकर। जब तक चेयरपर्सन एक नए पैनल को नामांकित ना करे तब तक क्या होता है, वह पद संभालता रहता है, ठीक है। पैनल के एक सदस्य की अनुपस्थिति में सदन में स्पीकर के रूप में, ठीक है, कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, राइट। क्लियर पॉइंट है, यहां पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर इज वैकेंट, मेंबर ऑफ पैनल चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड। यानी कि एक तो होता है एब्सेंट, यानी कि उस पद पर एक व्यक्ति है, फिलहाल हेल्थ इश्यूज या किसी वजह से वो उस पद पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक होता है वैकेंट, रिक्त, अगर पद ही खाली है तो जो चेयरपर्सन, जो पैनल बनाया हुआ है चेयरपर्सन का, उनमें से कोई व्यक्ति मीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम बात करेंगे राज्यसभा को लेकर। राज्यसभा आर्टिकल 89 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति क्या होंगे, पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। ये कहता है हमारा 89 आर्टिकल क्लॉज 1। इस तरीके से आर्टिकल 89 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, राज्यसभा शैल चूज ए मेंबर ऑफ काउंसिल टू बी डिप्टी चेयरमैन एंड सो ऑफन एज द ऑफिस बिकम वैकेंट द काउंसिल शैल चूज अनदर मेंबर टू डिप्टी पर्सन। द चेयरमैन कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन पास्ड। तो ठीक है, ये तो हटाने वाला हो गया। तो जिस तरीके से लोकसभा में पैनल बनाया जाता है उस तरीके से राज्यसभा में पैनल बनाया जाता है, और सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में वो काम करते हैं। जिस तरीके से अभी हमने लोकसभा को डिटेल में देखा, उसी तरीके से यहाँ पे क्लॉज दिया हुआ है राज्यसभा से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा राज्यसभा हटा सकती है इसको, चेयरमैन को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकती है। दूसरा, लोकसभा सिर्फ उस पर क्या है, सिर्फ सहमति, लोकसभा को सिर्फ सहमति देनी है। मुख्य शक्ति किसकी है, मुख्य शक्ति है राज्यसभा की, और लोकसभा को सिर्फ सहमति देनी होती है। द डिप्टी
chairman can be removed by the majority of all then member of the राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन से हटा सकता है मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे हटाया जा सकता है। ये वहां पे लिखा हुआ है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अंडर द रूल बुक ऑफ लोकसभा ए पैनल अप टू 10%, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी लोकसभा के, पढ़ चुके पहले ही, तो यहाँ पर दोबारा से एक बार कंपोजिशन के साथ है। एनी वन ऑफ देम प्रेसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ए पर्सन हैज सेम पावर ऑफ स्पीकर व्हेन द प्रेसाइडिंग। ये शायद दोबारा स्लाइड आ गई क्या? ये स्लाइड दोबारा आ गई है, ठीक है, राइट। कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। लास्ट जो पैनल है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लोकसभा की रूल बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा के पैनल के बारे में, जो हमने बात की थी कि जिस तरीके से लोकसभा ने अपना पैनल, लोकसभा अपॉइंट करती है, चुनती है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उन सदस्यों में से एक कोई भी सदन की अध्यक्षता करे, उसी तरीके से राज्यसभा भी एक पैनल का गठन करती है, ठीक है, ताकि सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में वो कार्य कर सके। तो सेम चीज यहाँ पे दी हुई है जिस तरीके से लोकसभा में दी हुई थी। सो आई होप आपको मजा आया होगा। लेक्चर थोड़ा लेंदी है बट इंफॉर्मेशन और बोर फील आपने नहीं किया होगा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर कीपिंग सपोर्ट मी। थैंक यू।